हेलो एवरीवन, नमस्कार। विद्याधन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड इसके लिए री एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था और आपको अच्छे से पता है इसके विज्ञापन की जो तिथि थी 2022 में विज्ञापन निकला, री एडवर्टाइजमेंट 2025 में आया। और अब प्रिपरेशन के लिए अगर आप इंतजार करोगे कि जब डेट आएगी तब हम प्रिपरेशन करेंगे तो आप अपने लिए गलत कर रहे हो। आपको ध्यान रखना होगा कि अगर यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड में निर्धारित पद पहले से जो थे उनकी संख्या बढ़ चुकी है, 107 हो गई है। 107 पदों पे अगर आपको एक पद अपना सुनिश्चित करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि तैयारी शुरू से हम समय से करें। आपने अभी तक जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन करते रहें और साथ ही साथ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्रैक्टिस सेशन हमने जब से विज्ञापन री एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ तब से हमने शुरू कर दिया है। तो हमारे साथ मिलकर आप तैयारी कर सकते हैं और अपनी स्टडी को बूस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे एक बार ये बता दीजिए कि आपने हमारे इस सेशन को अभी तक जॉइन किया है या नहीं किया है? अगर आपने हमारे इस सेशन को पहली बार जॉइन कर रहे हो, तो आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करिए और पहली बार चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको समय पे मिलती रहे। ये जो सेशन है रिकॉर्डेड सेशन है, क्योंकि कुछ समय की कमी की वजह से मैं जो है लाइव सेशन आपके इस समय नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन जैसा कि आपको अच्छे से पता है कि आपका ये जो सेशन है, शाम को प्रतिदिन 5 बजे स्टार्ट होता है। और ये रिकॉर्डेड सेशन आपको कोशिश मैं करूँगा कि प्रतिदिन 5 बजे मिलता रहे। मेरे पास कुछ और भी काम आ गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा काम ये मान के चलिए कि मेरा पीएचडी का है, तो पीएचडी में थोड़ा-सा समय की अभाव के कारण मैं आपको रिकॉर्डेड सेशन दे रहा हूँ, लाइव सेशन लेता था। जैसे ही वहाँ पर मैं थोड़ा-सा एडजस्ट हो जाता हूँ या मेरा काम वहाँ पर अच्छी तरीके से हो जाता है, तो मैं लाइव सेशन शुरू कर दूँगा। अभी मैं आपको रिकॉर्डेड सेशन दूँगा, प्रीमियर मोड में चलेंगे तो आपको वहाँ दिक्कत नहीं आएगी। आप हमारे सेशन में से जुड़कर अपनी स्टडी को बूस्ट कर सकते हैं। चलिए फिर ईश्वर का नाम लेके आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शिक्षा के संदर्भ में एकेडमिक उपनिवेशवाद शब्द का क्या अर्थ है? आपसे पूछा जा रहा है। समझ के जल्दी से आंसर करिए, क्योंकि हमारे पास इस समय जो सेशन मैं आपसे ले रहा हूँ, प्रैक्टिस सेशन ले रहा हूँ, वो सब्जेक्ट वाइज़ ले रहा हूँ। इस समय जो टॉपिक चल रहा है, वो इश्यूज़ ऑफ एजुकेशन से लिया जा रहा है। पहला ही टॉपिक यहाँ पर है और ये मान के चलिए कि ये सेशन जो है इसके बाद हमारा सेशन अगले टॉपिक पे पहुँच जाएगा। इसका ऑप्शन है आपके सामने, केवल ब्रिटिश छात्रों को विश्वविद्यालयों में प्रवेश देना, ज्ञान के पश्चिमी रूपों में को भारतीय ज्ञान प्रणालियों पर श्रेष्ठ मानना, जिससे भारतीय शिक्षा का विऔद्योगीकरण और पश्चिमी मॉडल का थोपना हुआ, या भारतीय विद्वानों को ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए भेजना, केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। क्या इसका राइट आंसर होगा? समझ के जल्दी से आंसर करिए। ब्रिटिश औपनिवेशिक शिक्षा के संदर्भ में ये बात पूछ रहे हैं कि एकेडमिक उपनिवेशवाद का क्या मीनिंग है। एकेडमिक उपनिवेशवाद का मीनिंग होता है ज्ञान के पश्चिमी रूपों को भारतीय ज्ञान प्रणालियों पर श्रेष्ठ मानना। जो पश्चिमी ज्ञान है उसको भारतीय ज्ञान की अपेक्षा श्रेष्ठ मानना, जिससे कि भारतीय शिक्षा का विऔद्योगिकीकरण और पश्चिमी मॉडल का के ऊपर उनको थोपा जा सके। कि यही उनका उद्देश्य था कि हमारी जो नॉलेज है वो आप लोगों से ज़्यादा श्रेष्ठ है। आप लोगों से मतलब जो हिंदी साहित्य है या संस्कृत साहित्य है वो, और दूसरा जो मुस्लिम साहित्य है वो, उन दोनों से उनका संबंध था कि हमारा जो साहित्य है वो आप लोगों के साहित्य से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। आप लोगों का पूरा साहित्य और हमारा हमारा जो साहित्य है उसमें एक अलमारी में रखा हुआ पूरा साहित्य बराबर है, उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। ये बात स्टेटमेंट में कई जगह आपने उसको पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। थॉमस बेविंगटन मैकाले द्वारा प्रस्तावित अंग्रेजी शिक्षा का एक अप्रत्यक्ष राजनीतिक उद्देश्य क्या था, जो केवल लिपिकीय जरूरतों से परे था? भारतीय कृषि को आधुनिक बनाना, एक ऐसा वर्ग तैयार करना जो सांस्कृतिक रूप से ब्रिटिश और भारतीय जनता के बीच मध्यस्थ रूप में कार्य कर सके, जिससे ब्रिटिश शासन को वैधता मिले, या फिर भारतीय व्यापारिक हितों को बढ़ावा देना, या भारतीय राजाओं को मजबूत करना। क्या इसका राइट आंसर है? समझ के जल्दी से आंसर करिए। और ध्यान रखिएगा, ये जो सेशन है लाइव भले ही नहीं है पर प्रीमियर मोड में है। लाइव जैसे ही आपको फील देगा क्वेश्चन का आंसर करते रहिएगा, जो भी आपके डाउट्स हैं मुझे मैसेज करते रहिएगा, मैं उसका रिप्लाई अवश्य देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वो ऐसा चाहते थे कि हमारे और उनके बीच एक मध्यस्थ का काम कौन करेगा?
वो करेंगे जिनको हम अंग्रेजी शिक्षा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद ब्रिटिश शिक्षा नीति में क्या सूक्ष्म बदलाव आया, विशेषकर विश्वविद्यालयों के संदर्भ में या संबंध में? विश्वविद्यालयों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, या भारतीय भाषाओं को फिर से शिक्षा का प्राथमिक माध्यम बनाया गया, या विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण और सतर्कता में वृद्धि हुई, या राष्ट्रवाद के संभावित प्रसार को रोकने के लिए, या फिर तकनीकी और वैज्ञानिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया गया? क्वेश्चन नंबर 3, 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद ब्रिटिश शिक्षा में विश्वविद्यालयों के संबंध में क्या बदलाव देखने को मिला, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण और सतर्कता में वृद्धि हो गई, और राष्ट्रवाद के जो संभावित प्रसार था उसको ये रोकने में एक तरीके से सफल भी हो पाए, क्योंकि जब उन्होंने नियंत्रण पहुंच गया उनके हाथों में, तो वो इस तरीके की गतिविधियों को अपने कंट्रोल में कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वुड डिस्पैच ने महिला शिक्षा के संबंध में क्या भूमिका निभाई, विशेषकर पारंपरिक प्रतिरोध के बावजूद? इसने महिला शिक्षा को पूरी तरह से प्रोत्साहित किया, इसने सरकारी सहायता के माध्यम से महिला स्कूलों की स्थापना को प्रोत्साहित किया, यद्यपि सीमित दायरे में, या फिर इसने केवल ब्रिटिश महिलाओं के लिए शिक्षा को अनिवार्य किया, या फिर इसने सभी महिला शिक्षकों को प्रशिक्षित किया? वुड डिस्पैच की बात हो रही है, और महिला शिक्षा को लेकर उन्होंने क्या एक तरीके से कहा था, क्या किस स्टेटमेंट पर ये खड़े हुए थे, आपको बताना है। इसने सहकारी सहायता के माध्यम से महिला स्कूलों की स्थापना को प्रोत्साहित किया, और लेकिन जो भी वो करते थे उनका एक लिमिटेशन उन्होंने बना दी थी कि जो भी प्रोत्साहन दिया जाएगा महिला शिक्षा को, या महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों की स्थापना को एक सीमित दायरे में किया जाएगा, यानी कि हर जगह खोल दिए जाएंगे, उसका एक लिमिटेड एरिया होगा। और जो उनकी एक तरीके से ये कह सकते हो कि छूट थी, वो फुली छूट नहीं थी, लिमिटेड प्रोसेस में था कि जो भी करेंगे एक निर्धारित गतिविधि को ही हम फॉलो करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली के तहत स्वदेशी पाठ्य पुस्तकों के विकास की स्थिति कैसी थी? उन्हें बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया गया, ब्रिटिश पाठ्य पुस्तकों पर प्राथमिकता दी गई, या फिर वे पश्चिमी ज्ञान और दृष्टिकोणों से प्रभावित थे, अक्सर भारतीय इतिहास और संस्कृति को ब्रिटिश हितों के अनुरूप प्रस्तुत करते थे, या फिर उनका कोई विकास नहीं हुआ, वे केवल धार्मिक ग्रंथों पर आधारित थे? क्या इसका राइट आंसर होगा, समझ के जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होना चाहिए, स्वदेशी पाठ्य पुस्तकों के विकास की कैसी स्थिति थी? वे पश्चिमी ज्ञान और दृष्टिकोण को से प्रभावित थे, अक्सर भारतीय इतिहास संस्कृति को ब्रिटिश हितों के अनुरूप प्रस्तुत करते थे, क्योंकि वो अपना ही ज्ञान पहले ज़्यादा ऊपर समझते थे, तो निश्चित तौर पे उसकी अवहेलना ही की गई। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हंटर शिक्षा आयोग या हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा में ग्राम पंचायतों, विलेज पंचायत्स की भागीदारी के संबंध में क्या सुझाव दिया? उन्होंने पंचायतों के प्राथमिक शिक्षा को पूरी तरह से बाहर करने का सुझाव दिया था, या फिर उन्होंने पंचायतों को प्राथमिक शिक्षा के प्रबंधन, वित्त पोषण में अधिक भूमिका देने की सिफारिश की थी, या फिर उन्होंने केवल शहरी स्कूलों में पंचायतों की भागीदारी को सुझाव दिया था, या फिर उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों को प्राथमिक शिक्षा चलाने का सुझाव दिया? ग्राम पंचायतों का क्या रोल था प्राथमिक शिक्षा में? हंटर कमीशन के अकॉर्डिंग आपसे पूछ रहे हैं, समझ के जल्दी से आंसर करिए। उन्होंने पंचायतों को प्राथमिक शिक्षा के प्रबंधन और उसके वित्त पोषण में अधिक भूमिका देने की सिफारिश की थी। उनका मानना था कि अगर हम ग्राम पंचायतों को प्राथमिक स्कूलों से जोड़ देंगे, और साथ ही साथ उनके प्रबंधन और उसके वित्त पोषण में उनकी सहभागिता रहेगी, तो निश्चित तौर पे ग्रामीण स्तर पर जो संस्थाएं चल रही हैं, जो प्राथमिक संस्थाएं चल रही हैं, वो ज़्यादा सही तरीके से चलेंगी। ये उनका मानना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ब्रिटिश शिक्षा नीति के परिणाम स्वरूप पारंपरिक भारतीय विद्वानों के सामने क्या चुनौती आई? ब्रिटिश शिक्षा नीति की बात यहाँ पर हो रही है, तो समझ के जल्दी से आपको आंसर करना है। 4 आपके पास ऑप्शन है। उन्हें ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में उच्च पद दिए गए, या फिर उनकी ज्ञान प्रणालियों को वैज्ञानिक नहीं माना गया, उन्हें हाशिए पर धकेल दिया गया जिससे उनकी स्थिति और आजीविका प्रभावित हुई, या फिर उन्हें ब्रिटिश प्रशासन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया, उन्हें नई शोध परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण प्राप्त हुआ? क्या इसका राइट आंसर होगा, समझ के जल्दी से आंसर करिए।
इसका जो राइट आंसर है, उन्हें ज्ञान प्रणाली के वैज्ञानिक ने उनकी जो ज्ञान प्रणाली थी उसको वैज्ञानिक नहीं माना और साथ ही साथ उन्हें हाँसी पर धकेल दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारतीय शिक्षा के जनक, आधुनिक भारतीय शिक्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अगर हम वुड डिस्पैच के संदर्भ में ये बात कहें तो किसे माना जाएगा? लॉर्ड मैकाले को, राजा राममोहन राय को, चार्ल्स वुड को, विलियम बेंटिंग को? सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि आधुनिक भारतीय शिक्षा का जनक वुड डिस्पैच के समय किसे माना जाता था? बस। क्योंकि जब ये बात आई है कि वुड डिस्पैच के बाद, तो वुड डिस्पैच के बाद ऐसा कौन सा व्यक्ति था भारतीय शिक्षा के लिए जिन्होंने बहुत सारा काम किया? चार्ल्स वुड, इसके जो है 1854 में ये आया था, 1835 के बाद, लॉर्ड मैकाले के बाद। तो ऐसा कौन सा भारतीय था जिसने जो है एक तरीके से, तो सिंपल सा समझ में आ रहा है, राजा राममोहन राय इसके राइट आंसर होंगे। भारतीय शिक्षा का जनक, आधुनिक भारतीय शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? ये जरूरी नहीं है भारतीय ही हो, वो विदेशी भी हो सकता है, लेकिन हमें इसका राइट आंसर पहले से पता है। ऑप्शन में भी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि राजा राममोहन राय ने बहुत सारे कार्य किए भारतीय शिक्षा के लिए, आधुनिक भारतीय शिक्षा के लिए। एक बात हमें यहाँ भी ये भी ध्यान देना है कि आधुनिक भारतीय शिक्षा के जनक के रूप में राजा राममोहन राय ने काम तो बहुत सारे किए हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये भी पूछी जा रही है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। यहाँ पर एक बात ये भी पूछी जा रही है कि आधुनिक भारतीय शिक्षा का जनक, क्योंकि इन्होंने जो वुड डिस्पैच जो आया था, वुड डिस्पैच जो आया था वो चार्ल्स वुड ने दिया, ठीक है, ये तो हम सभी जानते हैं वुड डिस्पैच। और यहाँ पर एक बात ये अच्छे से पता होगा हम लोगों को कि इन्होंने जो है एक शिक्षा का सही रूप दे दिया था कि प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक होगी, फिर माध्यमिक होगी, फिर उच्च होगी, उच्च में भी उसके कई टाइप बना दिए थे, है ना? तो ये जो स्टेप बनाए थे, ये सही रूप जो दिया था शिक्षा का, वो दिया था वुड डिस्पैच ने। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो वुड ही होगा। इसलिए आधुनिक भारतीय शिक्षा का जो जनक है वो वुड को ही माना जाता है। भले ही राजा राममोहन राय हैं, लेकिन राजा राममोहन राय का उद्देश्य अलग था। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि आधुनिक भारतीय शिक्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, विशेष रूप से वुड डिस्पैच के संदर्भ में, क्योंकि ये तो इसका तो आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय ही। लेकिन अगर वुड डिस्पैच अगर ऐड हो गया तो वुड डिस्पैच किसने दिया था? वो दिया था आपका चार्ल्स वुड ने। इसलिए इसका आंसर यहाँ पर चार्ल्स वुड होगा, याद रखिएगा। वो मैं पहले कंफ्यूज हो गया था, इसलिए मैंने आपको राजा राममोहन बताया था, लेकिन इसका जो राइट आंसर है चार्ल्स वुड है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर उसमें चार्ल्स वुड ऑप्शन या वुड डिस्पैच नहीं लिखा होता तो आपका राजा राममोहन राय क्लियर था। भारत में ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के तहत शिक्षण प्रशिक्षण की स्थिति कैसी थी? भारत में ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के तहत शिक्षण प्रशिक्षण की स्थिति कैसी थी, आपसे पूछा जा रहा है। यह एक उच्च प्राथमिकता थी कि व्यापक रूप से उपलब्ध थी। इसे अक्सर उपेक्षित किया गया और अपर्याप्त संसाधनों के साथ प्रदान किया गया, जिससे शिक्षकों की गुणवत्ता प्रभावित हुई। यह केवल ब्रिटिश शिक्षकों के लिए उपलब्ध था। यह केवल धार्मिक स्कूलों में किया जाता था। क्या इसका राइट आंसर होगा? शिक्षक प्रशिक्षण की क्या स्थिति थी ब्रिटिश काल में? तो समझ के आपको जल्दी से आंसर करना है। इसका जो राइट आंसर है, इसे अक्सर उपेक्षित किया गया शुरुआती दौर में और अपर्याप्त संसाधनों के साथ प्रदान किया गया, जिससे शिक्षकों की गुणवत्ता प्रभावित हुई। क्योंकि जब हमारे पास संसाधन सही तरीके से नहीं होंगे तो निश्चित तौर पे गुणवत्ता प्रभावित होगी। और यदि हमारे पास संसाधन हैं और हमारी मनोस्थिति नहीं है उनको सही करने की, तब भी हम जो है शिक्षक प्रशिक्षण को अच्छी तरीके से नहीं बढ़ा सकते। उस समय संसाधन कम थे और आज मनोस्थिति कम है। आज की स्थिति अब देखेंगे तो आपको खुद ही लग रहा होगा, क्योंकि हम शिक्षक प्रशिक्षण से जुड़े हुए ही लोग हैं। जो जगह-जगह प्राइवेट स्कूल्स खुले हुए हैं, प्राइवेट कॉलेज खुले हुए हैं, उनकी क्या स्थिति है? उनकी मनोस्थिति है ही नहीं कि बच्चे को हमें सही तरीके से एक अच्छा शिक्षक बनाना है। उनका उद्देश्य कुछ और है, जो आप जानते हो और हम जानते हैं। ठीक है ना? लेकिन जो सरकारी संस्थाएँ हैं, वो वास्तविक तौर पे काम कर रही हैं, क्योंकि वो किसी दबाव में नहीं होती हैं। लेकिन जो उनका उद्देश्य सिर्फ़ काम करना होता है, जो आप भी देख रहे होंगे। प्राइवेट कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो डिफ़रेंस है, वो आप खुद देख रहे होंगे। आपने खुद अपने एरिया में देखा होगा कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनकी मनोस्थिति नहीं है, और जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस हैं, जहाँ पर बीएड चल रहा है,
वहाँ के टीचर्स कितने सिंसियर होके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और बगैर किसी दबाव के वो काम कर रहे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं हमारे कोर्सेज़ के बारे में। हमारे यहाँ पर 3 कोर्सेज़ चलाए जा रहे हैं यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के लिए स्पेशली। पहला कोर्स है उन्नति टेस्ट सीरीज़, ये उन लोगों के लिए है जिनकी तैयारी बढ़िया चल रही है। अगर आप चाहें तो हमारी इस टेस्ट सीरीज़ को जॉइन कर सकते हैं। इसमें हम आपको 100 मॉक टेस्ट उपलब्ध कराएँगे और ये 100 मॉक टेस्ट के साथ-साथ हम आपको 6000 क्वेश्चंस वन लाइनर फॉर्म में स्पेशली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए जाएँगे। ये एडिशनल है, इसका कोई अमाउंट नहीं है। लेकिन आपकी जो टेस्ट सीरीज़ है, उन्नति टेस्ट सीरीज़, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है क्योंकि हमारा जो पैटर्न है वो आप इसी को देख रहे हैं। हम इसी पैटर्न को फ़ॉलो करते हुए हमारे टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चंस रखेंगे। आपको मैं बता दूं कि इस टेस्ट सीरीज़ में 2 प्रकार के क्वेश्चंस रखे जाएँगे। पहला, ये जो आपको जो पैटर्न आप यहाँ देख रहे हो, उसमें लगभग 70 से 75 क्वेश्चन सेट आपको मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर सेट, और लगभग 25 जो सेट होंगे वो आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे, जिसमें जो आपके यूपीएचसीएससी, जीडीसी या यूजीसी नेट के जो टफेस्ट क्वेश्चंस होते हैं उनको हमने उसमें इंक्लूड किया है। दूसरा हमारा कोर्स है उन लोगों के लिए जो तैयारी तो करना चाहते हैं पर समय के अभाव में उनके पास ना तो कंटेंट है और ना ही कुछ और पढ़ने के लिए। तो इसमें हम आपको उपलब्ध कराते हैं 100 प्लस वीडियोज़ जिनको आप हमारे एप्लीकेशन पे ऑफलाइन डाउनलोड करके उनको बार-बार देख सकते हैं। प्लस हम आपको 100 पीडीएफ्स देंगे। ये जो पीडीएफ्स होंगी इनको आप डाउनलोड कर सकते हो और प्रिंट भी करवा सकते हो। प्लस आपको 25 इसमें सेट मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे। ये जो 25 मॉक टेस्ट होंगे इनको आप मल्टीपल टाइम लगा सकते हो। 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ तीनों ही कोर्सेज़ हमारे आपको मिलने वाले हैं। तीसरा हमारा कोर्स है उन लोगों के लिए जो शुरू से तैयारी करना चाहते हैं। इनमें इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, जैसे कि 100 वीडियोज़ मिल जाएँगे, 100 आपको जो है पीडीएफ्स मिल जाएँगी। जो पीडीएफ्स रहेंगी इनकी संख्या समय-समय पे बढ़ेगी आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग। लेकिन 100 तो आपको मिलने वाली है तुरंत ही। इसके अलावा 100 मॉक टेस्ट आपको दे दिए जाएँगे, प्लस आपका 6000 क्वेश्चंस इसमें वन लाइनर रहेंगे, इसमें इंक्लूड रहेगा, प्लस आपका लाइव सेशन भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आप हमारे एप्लीकेशन विद्याधन क्लासेस के आपके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो जाइए सबसे पहले विद्याधन क्लासेस आपको डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक हमने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है। कोर्स से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप 7905411550 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा-सा लेंदी है, इसको थोड़ा-सा मिनिमाइज़ कर लेते हैं। ब्रिटिश शिक्षा की आलोचनाओं में से एक भारतीय भाषाओं के संबंध में भाषाई अलगाव का आरोप क्यों था? क्योंकि इसने भारतीयों को अपनी मातृभाषा सिखाने या सीखने से मना किया, क्योंकि अंग्रेजी पर जोर देने से शिक्षित भारतीयों और आम जनता के बीच भाषाई खाई पैदा हो गई, या एक जो है गैप आ गया, जिससे संवाद और सांस्कृतिक संबंध बाधित हुए, या फिर क्योंकि इसने भारतीय भाषाओं को मानकीकृत किया, या फिर क्योंकि इसने भारतीय भाषाओं में अनुसंधान को बढ़ावा दिया। क्या इसका राइट आंसर होगा? समझ के जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 10, इसने अंग्रेजी और जो भारतीय भाषाएं थीं या जो शिक्षित भारतीय थे वो इसमें क्या किया उन्होंने कि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतीयों में ही उनको जो उच्च वर्ग के थे उनको जो है अंग्रेजी सिखा दी, और फिल्ट्रेशन थ्योरी के आधार पे उन्होंने क्या किया, जो उच्च वर्ग के थे उनको पढ़ा के, कि एक क्षण सिद्धांत उनका यही था कि जो उनके संपर्क में आएंगे बार बार वो सीखते चले जाएंगे, और जो उच्च वर्ग के थे वो अंग्रेजी सीख के और भारतीय भाषाओं से वो भी बहुत सारे लोग दूरी बनाने लगे थे, और ऐसी स्थिति में भारतीय भाषाओं के साथ साथ भारतीय लोगों से भी दूरी बनाने लगे थे। एक खाई पैदा होना लाजमी था वहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारत के निर्माण में ब्रिटिश शिक्षा के एक सकारात्मक, हालांकि अक्सर विवादित योगदान पर विचार करें। ऐसा कौन सा योगदान है जो थोड़ा सा विवादित है? इसने भारत की पारंपरिक जाति व्यवस्था को मजबूत किया, इसने भारत को दुनिया से पूरी तरह से अलग कर दिया, इसने एक सामान्य भाषा प्रदान की जिसने विभिन्न क्षेत्रीय पृष्ठभूमि के भारतीयों के बीच संचार और राष्ट्रीय एकता की सुविधा प्रदान की, इसने भारत को एक कृषि प्रधान समाज बनाए रखा। देखो, जब भारतीय क्षेत्र में या भारतीय सीमा में ब्रिटिशर्स का आगमन हुआ तो उनका उद्देश्य सिर्फ एक ही था
यहाँ पर व्यापार बनाना और धीरे-धीरे उनके उद्देश्यों में बदलाव आता चला गया। वो यहाँ पर व्यापार के साथ-साथ एक तरीके से उन्होंने अपना पूरी तरीके से नियंत्रण भी कर लिया। धीरे-धीरे नियंत्रण होने के बाद उन्होंने एक उपनिवेश बना लिया कि ये हमारे गुलाम हैं और हम इनके ऊपर राज करते हैं। तो उनकी अपने गुलामों से अपना काम कराने के लिए निश्चित तौर पे उनको अपना ज्ञान देना ज़रूरी था और जो थोड़े से उच्च वर्ग के लोग थे, उनको शिक्षा देना ज़रूरी था। तो शिक्षा उन्होंने क्या किया? अंग्रेजी प्रदान कर दी। इससे क्या हुआ कि जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि थी उनकी, क्षेत्रीय पृष्ठभूमि थी, वो उनसे कम्युनिकेट कर पाए। मीडिएटर उनके साथ हो गए, भारतीयों के साथ और अंग्रेज़ों के साथ। ऐसी स्थिति में जो जगह-जगह जो उनको राज करना था, क्योंकि हमारा जो देश है, विविध संस्कृतियों से भरा हुआ है, विविध भाषाओं का क्षेत्र है। एक भाषा के आधार पे पूरे देश में भ्रमण नहीं किया जा सकता। कर सकते हैं, पर राज नहीं किया जा सकता। ये तो बहुत अच्छी तरीके से समझ गए थे, इसलिए उन्होंने एक भाषा को चुना, अंग्रेजी को। अंग्रेजी के माध्यम से हम पूरे देश में घूम सकते हैं और राज कर सकते हैं। ये बात उनकी ये मुख्य मानी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के विरोध में एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता कौन थे? दादाभाई नेहरूजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर फिरोज शाह मेहता? क्या इसका राइट आंसर होगा? समझ के जल्दी से बताइए। राष्ट्रवादी नेता 1904 में जो निकल के आया वो गोपाल कृष्ण गोखले माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शिक्षा के तहत कला और साहित्य के अध्ययन पर क्या प्रभाव पड़ा? भारतीय कला और साहित्य को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया गया। पश्चिमी कला और साहित्य को भारतीय रूपों में प्राथमिकता दी गई, जिससे भारतीय कलात्मक परंपराओं का क्षय हुआ, या फिर कला और साहित्य का अध्ययन पूरी तरह से समाप्त हो गया, या फिर केवल ब्रिटिश साहित्य को पढ़ाया गया? क्या राइट आंसर है? समझ के जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 13, पश्चिमी कला और साहित्य को भारतीय रूपों में प्राथमिकता दी गई, जिससे भारतीय कलात्मक परंपराओं का क्षय हुआ। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हटक कमेटी ने प्राथमिक शिक्षा में ड्रॉप आउट दर और ठहराव, या आप कह सकते हो इसका दूसरा नाम क्या है, अपव्यय और अवरोधन की समस्या के बारे में क्या सिफारिशें की? उच्च शिक्षा पर अधिक धन खर्च करना चाहिए, या फिर प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि छात्रों को स्कूलों में रखा जा सके, या फिर प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना, या फिर सभी प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर देना चाहिए? इनका जो राइट आंसर था कि प्राथमिक शिक्षा में जो भी दी जा रही है उसकी गुणवत्ता में सुधार किया जाए, उसकी दक्षता में सुधार किया जाए, जैसे कि हम बच्चों को विद्यालय में रोकें। बच्चे क्यों आएंगे, क्या रीज़न होगा बच्चों के आने का? कम से कम जिस उद्देश्य से वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं, वो उद्देश्य पूरा होगा तभी बच्चे वहाँ पर रुकेंगे, अन्यथा की स्थिति में वो नहीं रुकेंगे। हटक कमेटी 1929 में आपने देखा होगा, 2 उनकी बातें प्रमुख थीं, जो अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। अपव्यय और अवरोधन, ड्रॉप आउट की समस्या और स्टैग्नेशन की समस्या। इन पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली द्वारा धर्मनिरपेक्ष पाठ्यक्रम की शुरुआत ने भारतीय धार्मिक पहचान को कैसे प्रभावित किया? इसने धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा दिया। इसने एक सापेक्षिक धार्मिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया, जिससे जो पारंपरिक धार्मिक शिक्षा का महत्व कम हुआ। कभी-कभी धार्मिक पहचान में भ्रम पैदा हुआ। इसने सभी धर्मों में इसने जो सभी धार्मिक संघर्षों को समाप्त कर दिया, या फिर इसकी जो धार्मिक पहचान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब हम धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे हम किसी भी एक धर्म को लेके आगे नहीं बढ़ते हैं। सर्वधर्म समभाव की वहाँ पर स्थिति आ जाती है। हम वहाँ पर किसी भी जो कि संस्था सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, वहाँ पर धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये बात वहाँ पर कही जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा, जितने भी सरकारी या एडेड स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, संस्थाएँ हैं, वहाँ पर ऐसी प्रार्थनाएँ होती हैं जिसमें किसी ईश्वर का, अल्लाह का या किसी का नाम नहीं हो, किसी धर्म विषय से रिलेटेड नहीं होती हैं। वहाँ पर धार्मिक जो पुस्तकें हैं, वो लाइब्रेरी में हो सकती हैं,
सभी धर्मों की होंगी, लेकिन किसी एक विशेष धर्म की वहाँ पर पूजा आराधना नहीं होगी, ऐसा पहले से निर्धारित है। इसने और सबसे बड़ी बात, किसी भी व्यक्ति को धार्मिक रूप से हम ये नहीं कह सकते कि आप इसके लिए दबाव में रह के आप आराधना करोगे। ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में राष्ट्रीय शिक्षा का आंदोलन का एक महत्वपूर्ण प्रेरक क्या था? ब्रिटिश सरकार का पूर्ण समर्थन, बंगाल का विभाजन और ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के प्रति बढ़ता संतोष, या फिर ईसाई मिशनरियों का प्रभाव, या केवल व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता? क्या इसका राइट आंसर होगा? क्योंकि 20वीं सदी की शुरुआत में राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के रूप में बंगाल के विभाजन से और ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के प्रति बढ़ता असंतोष वहां पर मुख्य तौर पे देखने को मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, मिनिमाइज कर लेते हैं इसको। चलिए, ब्रिटिश औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली के तहत भारतीय शिक्षा का एक प्रमुख दोष क्या था, विशेषकर सामूहिक शिक्षा के संबंध में? यह सभी भारतीयों के लिए सार्वभौमिक रूप से सुलभ थी। यह मुख्य रूप से एक सीमित वर्ग पर केंद्रित थी और बड़े पैमाने पर आबादी, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों, काफी हद तक अशिक्षित रही। इसने बड़े पैमाने पर शिक्षा में बहुत अधिक निवेश किया। इसने केवल महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया। क्या राइट आंसर है? आपको बताना है। देखिए, भले ही ये रिकॉर्डेड सेशन हो, पर आप लोग देखने के बाद एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने नए लगें आपको, उनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जहाँ भी आप पढ़ते हैं, जो जहाँ आपने नोट्स बना रखे हैं वहाँ पर उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे तो वहाँ आप एक बार भी निकल जाएगा तो ध्यान में रहेगा कि आपने ये क्लास में पढ़ा था, और आपने अगर सिर्फ पढ़ के निकल लिया तो हो सकता है कि वो आप एक बार भूल भी सकते हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सर सैयद अहमद खां ने मुस्लिम समुदाय के लिए पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने की क्या भूमिका निभाई? उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लिए पश्चिमी शिक्षा का पूरी तरह से विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि मुसलमानों को आधुनिक विज्ञान, पश्चिमी ज्ञान को अपनाना चाहिए और अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना की। या फिर उन्होंने केवल पारंपरिक इस्लामिक शिक्षा को बढ़ावा दिया। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा का अध्ययन करना चाहिए, पश्चिमी ज्ञान को भी अपनाना चाहिए, और जो उनकी खुद की अपनी शिक्षा है, उसको भी फॉलो करना चाहिए, और इसके आंदोलन को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए उन्होंने अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना की। सर सैयद अहमद खां इसी से जुड़े हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के तहत भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा की क्या स्थिति थी? इसने उच्च शिक्षा को एकमात्र एक माध्यम बनाया, या फिर इसे काफ़ी हद तक उपेक्षित किया गया और हतोत्साहित किया गया, क्योंकि उच्च शिक्षा में अंग्रेजी का प्रभुत्व था, या फिर इसे पश्चिमी भाषाओं के साथ समान दर्जा दिया गया, या फिर केवल इंजीनियरिंग और चिकित्सा पाठ्यक्रमों में उपलब्ध था? इसने काफ़ी हद तक इसे उपेक्षित किया, क्योंकि उच्च शिक्षा में अंग्रेजी का प्रभुत्व वहाँ पर हो गया था। जो भारतीय भाषाएं थीं, इतना वहाँ पर भारतीय भाषाओं को कभी समर्थन नहीं मिला। इसीलिए आज जो स्थिति है, यही रीज़न है। भारतीय भाषाओं को एक सही दिशा में ना ले जाना। जितने भी विकसित देश हैं, वो अपनी भाषा को चुनते हैं, पर हम किसी और भाषा को चुनते हैं। यहाँ तक कि हमने देखा, अभी कुछ ही हाल ही में राज्य अपनी भाषाओं को लेकर लड़ रहे होते हैं। राज्य में जो कुछ राजनीतिक एक तरह के उपद्रवी कह सकते हो उनको, तो जो कहते हैं कि अगर आपको हमारे राज्य में रहना है, काम करना है, तो आपको हमारे राज्य की भाषा सीखनी होगी। भई हम सीखेंगे, लेकिन आप हमारे ऊपर प्रेशर नहीं बना सकते। हाँ, सीखना अच्छी बात है। अगर आप किसी दूसरे राज्य में जाके काम करना चाहते हैं, तो वहाँ की भाषा को सीखना ज़रूरी है। पर एक तरीके से दबाव बनाना बहुत गलत है। एक शिक्षक के तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि एक भाषा को सीखना बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई बाहरी व्यक्ति जो आपके यहाँ पर आके रोज़गार करने के लिए आया है, रोज़गार के लिए आप किसी को नहीं रोक सकते। वो तो संविधान के द्वारा प्रदत्त उसके पास अधिकार है। लेकिन आप सोचो कि वो भाषा सीखेगा तभी रोज़गार करेगा, ये नहीं हो सकता। वो वहाँ अपनी भाषा के माध्यम से बोलेगा। अगर वो अपनी भाषा को, जब वो आपकी भाषा को नहीं समझ पाएगा, तो निश्चित तौर पे वो आपकी भाषा को सीखेगा, है ना? कई राज्यों में आपने इस बात को देखा होगा। अभी हाल ही में कई ऐसे केसेस देखने को मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली की विरासत में रैटिफिकेशन
पर अधिक जोर देने की का जो है क्या प्रमुख कारण माना गया? इसने रचनात्मक महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा दिया। इसने छात्रों में समझ, विश्लेषणात्मक कौशल के बजाय याद रखने की क्षमता को प्रोत्साहित किया, जिससे एक नौकरशाही मानसिकता विकसित हुई। इसने भारतीय शिक्षा को बहुत व्यावहारिक बना दिया। इसने भारतीयों को उद्यमी बनने में मदद की। क्या इसका राइट आंसर होगा? समझ के जल्दी से बताइए। इसने क्या किया? छात्रों में समझ, विश्लेषणात्मक कौशल की बजाय याद रखने की क्षमता को प्रोत्साहित किया, जिससे एक नौकरशाही मानसिकता विकसित हुई और ये चीज़ देखने को भी मिली। तो ये थे 20 क्वेश्चंस, निश्चित तौर पे आपके लिए उपयोगी रहे होंगे। जो भी साथी हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं, हमारे किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, विद्याधन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक हमने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कोर्स से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 7905411550 पर। आशा है कि आज की जो क्लास है वो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित रही होगी। अगर उपयोगी साबित हुई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। ध्यान रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करने से होगा ये कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप हमारे उस वीडियो को तक पहुँच पाएँगे। अभी कुछ दिनों तक आपको हम ये रिकॉर्डेड सेशन ही उपलब्ध कराएँगे। समय के अभाव की वजह से पीएचडी मेरा चल रहा है और अंतिम चरण में है, तो इसलिए थोड़ा-सा समय कम मिल पा रहा है, लेकिन कोशिश मैं करूँगा कि आपको सिस्टमैटिक तरीके से जो आपका समय है, उसी समय आपको ये वीडियो मिलती रहे और कभी-कभी अगर नहीं भी मिल पाती है, तो आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं कल इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।